ओके अभी नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है 32, 107, 109। ये जो इंडेक्स है इसका एएस का नंबर था 2930, सॉरी 30, 31, 32। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसके ऊपर ये इंडेक्स है। इंडेक्स काफी हद तक टेक्निकल है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इस पे मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना ही पार्ट हम लोग कवर करेंगे। पूरा इंडेक्स हम लोग कवर नहीं करने वाले क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, ठीक है। सबसे पहला इंडेक्स है इंडेक्स 32, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है कि फाइनेंशियल एसेट यानी क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी क्या। ये जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, यही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इंडेक्स 32 दोनों के लिए काम का है। इंडेक्स 107 जो दिया हुआ है वो उसका डिस्क्लोजर पार्ट दिया है कि उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्लोज, उससे रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर पार्ट दिया हुआ है। और जो इंडेक्स 109 है वो उसका मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन वगैरह का पार्ट है। मेजरमेंट यानी कि उसको वैल्यू कैसे करना है, रिकॉग्नाइज यानी कि बुक्स पे रिकॉर्ड कैसे करना है, और डी रिकॉग्नाइज यानी कि उसको बुक से निकालना कैसे, ठीक है। ये पूरा टेक्निकल पार्ट है, ये पार्ट हम लोग कवर नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ 32 और 107 ये दो पार्ट ही कवर करेंगे। यहाँ पे जो रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन है उस पर अलग अलग शॉर्ट में मैं बता दूंगा कि वो कैसे रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारा टेक्निकल पार्ट आता है, जैसे हेज अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है, या फिर ये जो स्पेकुलेशंस वगैरह होता है, डेरिवेटिव्स वगैरह होता है, तो वो सबका अकाउंटिंग कैसे करना है। तो टेक्निकल पार्ट इसमें बहुत सारा है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग वो सब पार्ट कवर नहीं करेंगे। अभी फर्स्ट 132 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे स्कोप वगैरह देख लेते हैं। स्कोप वगैरह एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 4 to 5 मार्क्स के लिए, हर इंडेक्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि ये इंडेक्स के ऊपर। तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्लोजर, ये कॉमन पार्ट है जो एग्जाम में लोग पूछते हैं। This standard shall apply to all entities, to all types of financial instruments except share based payment। इसको एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए सेपरेट इंडेक्स है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए भी सेपरेट इंडेक्स है। एम्प्लॉइज राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर एम्प्लॉइज बेनिफिट टू विच AS 19 एम्प्लॉइज बेनिफिट अप्लाइज, इसके लिए भी सेपरेट इंडेक्स है। इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, इसके लिए भी सेपरेट इंडेक्स है। तो जिसके लिए सेपरेट इंडेक्स एप्लीकेबल है तो ये जनरल इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं करने का। अगर कोई फाइनेंशियल असेट है लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो तुम लोग इंडेक्स 32 में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफर करोगे। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फाइनेंशियल असेट यानी क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैलेंस शीट में जो असेट्स है, जो भी असेट्स है, फिक्स्ड असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, ये जो भी असेट्स है, उसको तुम लोग ये डेफिनेशन में रखने को ट्राई करोगे। अगर ये डेफिनेशन में जो 4 से 5 अलग अलग पॉइंट बताए, ठीक है, ये अलग अलग जो पॉइंट्स बताए, अगर ये पॉइंट में वो असेट फिट होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो फाइनेंशियल असेट है। लेकिन ये डेफिनेशन में वो कोई भी पॉइंट में फिट नहीं होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल असेट। तो बैलेंस शीट असेट साइड दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक फाइनेंशियल असेट और एक आएगा नॉन फाइनेंशियल असेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आता है। द फर्स्ट वन इज बेसिक कैश। कैश ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक, ये पहला स्पेसिफिकली इंक्लूडेड फाइनेंशियल असेट है, ठीक है। दूसरा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। तो अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, अदर कंपनीज, ठीक है, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल असेट में काउंट होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल असेट। A contractual right to receive cash or other financial asset from other entity or to exchange the financial asset or financial liability with another entity under the condition that are potentially favorable to the entity, ठीक है।
थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, समझने को ट्राई करो। एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। राइट क्या है? टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। मुझे कोई और एंटिटी से या तो कैश मिलने वाला है या तो कोई और फाइनेंशियल असेट मिलने वाला है, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को मैं बोलूंगा कि वो फाइनेंशियल असेट है फॉर मी। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, डेटर्स, बिल्स रिसेबल, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। अगर मैंने किसी को गुड सेल किया तो मेरा डेटर बनता है, मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया तो वो बिल्स रिसेबल बन जाएगा। तो इन बोथ द केसेस एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्रिएट हुआ बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। राइट क्या क्रिएट हुआ है कि यू विल रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। दोनों को वो कंपनी से कैश मिलेगा या तो कुछ और असेट मिलेगा इन काइंड, अगर कैश नहीं मिला तो। जैसे बार्टर एक्सचेंज वगैरह भी पॉसिबल है कि हमने उसको एक ये गुड्स दिया, वो हम लोग को एक मशीन दे रहा है, ठीक है? या फिर अगर हमने उसको गुड्स दिया और वो हम लोग को अपने कंपनी का शेयर्स दे रहा है, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। पॉइंट नंबर बी में कवर हुआ है, ठीक है? तो अगर हम लोग को कैश या फिर अदर फाइनेंशियल एसेट अगर मिलने वाला है तो वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को, यानी कि डेटर, बिल्स रिसेबल वगैरह, उसको ना फाइनेंशियल एसेट में काउंट करेगा। तो ऑल डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल आर फाइनेंशियल एसेट्स। तो कैश कवर हुआ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कवर हुआ, डेटर्स कवर हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी with another entity under the condition that are potentially favorable to the entity. Example देखो, example of such asset is contract held by entity to buy 100 kg of oranges for 100 per kg, while the current selling price of the oranges is 120 per kg. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है? एक सप्लायर है, उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि विल परचेज गुड्स फॉर द एंटायर ईयर फ्रॉम योर कंपनी ओनली, लेकिन उसके लिए प्राइस अभी से फिक्स करो, ठीक है? तो वो कंपनी बोला ठीक है, हम लोग प्राइस, जैसे यहाँ पे बोला है कि 100 रुपीज पर केजी हम लोग प्राइस फिक्स करते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है और लॉन्ग पीरियड के लिए, पूरे 1 साल के लिए। तो वो कंपनी ने 100 रुपीज का प्राइस ऑफर किया। लेकिन अगर सपोज वो गुड्स का जो प्राइस है वो मार्केट में 120 पर केजी चल रहा है, सो इन दिस ट्रांजेक्शन फॉर अस, अपने लिए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एडवांटेजेस, तो अपने लिए फाइनेंशियल असेट आएगा। और वही सेम अपोजिट पार्टी जो अपना सप्लायर है, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिसएडवांटेजेस है, उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगा। सेम एग्जांपल फाइनेंशियल लायबिलिटी में जाएगा। तो अगर सपोज अपने लिए एडवांटेज है तो असेट है, अपने लिए डिसएडवांटेज है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में काउंट होगा, ठीक है? तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कि जो अपने फेवर में है, उससे हम लोग को गेन होने वाला है, सो दैट विल बी फाइनेंशियल असेट। या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें हम लोग को लॉस होने वाला है, सो दैट विल बिकम फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है? एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे आता है, exchange of financial asset or financial liability to another entity under condition that are potentially unfavorable to the entity, यानी कि जो दूसरा कंपनी उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा, ठीक है? अब ये पूरा टेक्निकल है, ये दोनों को सिर्फ मेमोराइज करना है, ठीक है? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के जो तुम लोग सेटल करोगे बाय इश्यू ऑफ योर ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि तुम लोग अपना इक्विटी शेयर इश्यू करके उसका सेटलमेंट करोगे, एंड इज अ नॉन डेरिवेटिव फॉर विच द एंटिटी मे और ऑब्लिगेड टू रिसीव द वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, or a derivative that will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or other financial asset of the fixed number of entities on equity instrument. जैसे मैंने बोला कि पूरा टेक्निकल है, पहले मैंने बोले कि नॉन डेरिवेटिव है, ठीक है? मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर सपोज कंपनी ने ईसॉप डिक्लेयर किया, ठीक है?
और कंपनी उसमें बोल रहा है कि हम लोग एम्प्लॉयज को आफ्टर 3 years शेयर्स देंगे, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे। तो सपोज हम लोग शेयर देने वाले 50 रुपीज में, जबकि उसका जो मार्केट प्राइस था वो 80 रुपीज था। तो ये केस में यहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं दैट इज नॉन डेरिवेटिव, फिक्स अमाउंट पता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो 3 साल जॉब में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने वाले हैं, ठीक है, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एम्प्लॉय, बट दैट इज नॉन डेरिवेटिव, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होगा, इसका मैं एग्जांपल क्या बताऊं, कोई एक ऐसा डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन कि जहाँ पे कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैश और द फाइनेंशियल एसेट या फिक्स नंबर ऑफ ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ कैश और द फाइनेंशियल एसेट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद एनी बैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो वो टाइम पे जब भी सेटलमेंट का डेट आएगा तो वो टाइम पे मुझे या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या तो मैं उसको कैंसिल करूंगा और मैं डायरेक्ट मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज परचेज करूंगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद अ बैंक, मैंने रेट फिक्स किया है 73 का, डॉलर का एक्सचेंज रेट मैंने फिक्स किया है 73, ठीक है। सपोज मुझे अमाउंट पे करना है और 3 महीने के बाद का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने अभी से वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है विद बैंक कि मुझे 72 पे डॉलर्स मिलेगा। अगर सपोज वो 3 महीने के बाद जो रियल डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 75 चला गया, ठीक है, तो मैं बैंक से 73 में वो डॉलर्स ले लूंगा और वो पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो सपोज 71 पे चला गया, तो मैं बैंक के साथ जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैं कैंसिल कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, और मैं मार्केट से 71 में वो डॉलर्स खरीद लूंगा। मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, बैंक मुझे 73 में देगा, मार्केट 71 में अभी सेल हो रहा है, तो ये केस में मुझे सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा। तो द अमाउंट पेएबल, ठीक है, इज नॉट फिक्स्ड कि मुझे 73 पे करना पड़ेगा, 71 पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा। तो ये द सेटलमेंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेटिव को भी मैं फाइनेंशियल एसेट में काउंट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो है, एक नॉन डेरिवेटिव और एक आता है डेरिवेटिव। ये टेक्निकल है, तुम लोग को ये थोड़ा मेमोराइज करने को ट्राई करना है। और ये जो डेफिनेशन है ये डिट्टो का डिट्टो डेफिनेशन लोग एग्जाम में पूछते हैं कि डिफाइन फाइनेंशियल एसेट एज पर इंड AS 32। तो तुम लोग को ये जो पॉइंट्स है ए से लेकर डी तक के पॉइंट, ये दोनों को लिखने पड़ते हैं विद सम एग्जांपल्स, या फिर जैसे एग्जांपल्स दिया है वैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इसमें मैं भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इवन अगर तुम प्राइवेट ऑथर्स के बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें भी इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, इवन तो के मॉडल में भी नहीं दिया है, पॉइंट नंबर डी तक का दिया हुआ है, आगे का दिया ही नहीं है, वो टोटली टेक्निकल पार्ट है। ओके, एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यहाँ पे जो लिस्ट दिया था उसका सबको लोग कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सेप्ट डी वाले का एग्जांपल लोग नहीं दे रहे। वो आगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या एक्सप्लेन किया वो लोग को ही पता। तो ए से लेके सी तक को लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। पहला है कैश, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंक्लूड फॉरेन करेंसी, ठीक है, डॉलर, यूरो, पाउंड, जो भी तुम्हारे पास रहेगा, इवन दैट कैन बी काउंटेड एज फाइनेंशियल एसेट। एंटिटीज, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इस पे 200 शेयर अगर परचेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो भी फाइनेंशियल एसेट में काउंट होगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, यानी कि इस पे कवर होगा डेटर्स, रिसीवेबल्स, ठीक है, रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। और ये तो मैंने एग्जांपल कवर कर ही लिया कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने फेवर में है, अगर अपने अगेंस्ट पे रहेगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में काउंट होगा। तो ये पूरा डेफिनेशन प्रॉपरली रीड करना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये इंड AS का। अभी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट था कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों निकल जाता है, यानी कि ये 2 पॉइंट निकलेगा और सिर्फ सी और डी जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर होगा, सिर्फ वर्डिंग को चेंज करना है।
तो असेट का डेफिनेशन डाल रखा, उससे अपोजिट लाइबिलिटी का डेफिनेशन. अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल असेट टू अनदर एंटिटी. यहाँ पे रिसीव कैश था, ठीक है, यहाँ पे डिलीवर है, हम लोग को पे करना है. तो अगर हम लोग को कोई भी कैश या अदर फाइनेंशियल असेट पे करना है टू एनी अदर एंटिटी, तो वो कवर होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी. एग्जांपल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल. To exchange the financial asset or financial liability with another entity under the condition that are potentially unfavorable to the entity. फेवरेबल है तो वो असेट है और अनफेवरेबल है तो लाइबिलिटी. एग्जैक्टली ऑपोजिट. और ये डेरिवेटिव वाला सेम है लेकिन ऑपोजिट वर्डिंग में है. अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे अराइज may be settled in the entity's own equity instrument and is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of entities on equity instrument, or derivative that will or may be settled by other than by exchange of fixed amount of cash or other financial asset of fixed number of entities on equity instrument. यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है. पहला है B Limited takes 10 lakhs loan from C Limited. B Limited will repay the loan in 1 year in shares of B Limited. The number of shares is variable as it will be determined by dividing 10 lakh by the share price at the end of first year. ये नॉन डेरिवेटिव वाले का वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स का एग्जांपल दिया. अच्छा एग्जांपल है. ये इसका एग्जांपल दिया. देखो लोग एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि अगर सपोज उन्होंने बैंक से लोन लिया और हमने बोला कि जो लोन है वो हम लोग शेयर इश्यू करके रीपे करेंगे, लेकिन शेयर कितना इश्यू करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइस आफ्टर 1 year. तो हियर द नंबर ऑफ शेयर दैट विल बी डिलीवर्ड will depend on the market price. So this is non-derivative, but the amount payable will be variable. Fixed कितना share issue करना है that is not fixed. That totally depends on the market price on the date of repayment of loan. ठीक है. An equity instrument is a contract that evidences the residual interest in the asset of entity after deducting all its liability. यानी कि NA consider करना है. Fair value is the amount for which the asset could be exchanged or liability settled between the knowledgeable willing parties in arm's length transaction. ये फेयर वैल्यू का डेफिनेशन दिया हुआ है. अगर फेयर वैल्यू पर्टिकुलर इंडेक्स से डिफाइन किया रहेगा तो जनरल 113 वाला जो इंडेक्स है वो अप्लाई नहीं करना है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अदर देन फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑल अदर लायबिलिटीज विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता है कि कोई भी ऐसा लायबिलिटी जिसके लिए तुमको कैश पे करना है, यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियरली एम्फेसिस दिया हुआ है कि तुमको उसके लिए कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट पे करना है. ठीक है. तो अगर तुमको कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट पे करना है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज लायबिलिटी. अदर देन लायबिलिटी ऑल अदर थिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज इक्विटी. ठीक है. तो मैं एग्जांपल बताता हूँ. सपोज मैंने डिबेंचर इशू किया, तो मुझे बताओ डिबेंचर को रीपे करना पड़ेगा इन कैश. जब भी रिडीम का टाइम आएगा तो हम लोग को उसको रीपे करना पड़ेगा. ठीक है. तो डिबेंचर कैन बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी. लेकिन अगर सपोज डिबेंचर कन्वर्टेबल है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंपनीज ऑन शेयर्स. सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू रीपे एनीथिंग इन कैश. ठीक है. इवन कंपनी का खुद का शेयर इज नॉट द फाइनेंशियल एसेट, दैट इज फाइनेंशियल एसेट फॉर अदर कंपनीज. ठीक है. मैं एग्जांपल बताता हूँ. अगर सपोज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन रिलायंस के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में काउंट नहीं होगा. दैट इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी रीपेड इन कैश. वो लोग मुझे शेयर के लिए पैसा नहीं देने वाले. ठीक है. दे विल जस्ट पे द डिविडेंड ऑन शेयर्स. मुझे अगर शेयर का पैसा चाहिए तो आई नीड टू सेल ऑफ द शेयर इन शेयर मार्केट. आई एम नॉट गोइंग टू रीसेल द शेयर टू रिलायंस. ठीक है. पॉइंट ये है कि जो शेयर इश्यू करता है उसके लिए वो ना असेट है ना लायबिलिटी है, लेकिन जो शेयर खरीदता है उसके लिए वो फाइनेंशियल असेट है. ठीक है. जो शेयर इश्यू करता है उसके लिए वो इक्विटी में काउंट होता है. दैट इज नॉट लायबिलिटी. लायबिलिटी और इक्विटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. लायबिलिटी विल बी रीपेड इन कैश, इक्विटी विल नॉट बी रीपेड इन कैश. दैट इज ओनली डिफरेंस. ठीक है.
तो अगर डिबेंचर रिडीमेबल है सो दैट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल है सो दैट इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी, दैट इज इक्विटी। ठीक है, तो उसको हम लोग इक्विटी बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप के एसेट्स एंड लायबिलिटीज कवर हो रहा है। वन इज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी इज रेसिडुअल, यानी कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी इक्विटी। ठीक है, और एक और टाइप आता है जिसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट। अभी हमने 113 में वो नॉन फाइनेंशियल एसेट का हमने कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिक्स्ड एसेट अगर मैं बोलता हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल ऑफ माय फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द कैश फॉर दैट असेट। मैं वो असेट को बेचने के लिए होल्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो कैश नहीं है, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, tangible as well as intangible, are not a financial asset. Current asset can be financial asset. ठीक है, investment can be financial asset, but fixed asset, PPE, are not financial assets. ठीक है, तो यहाँ पे एक आएगा फाइनेंशियल एसेट, एक आएगा नॉन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इज रेसिडुअल हेडिंग। ठीक है, बोरोविंग फ्रॉम बैंक, ठीक है, इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि हम लोग को उसके लिए कैश देना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट अगेन इट इज अ फाइनेंशियल एसेट क्योंकि उनको उसके लिए कैश मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी इज फाइनेंशियल एसेट क्योंकि हम लोग को उसके लिए जब भी बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन मनी, ठीक है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है आर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, वो डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव दोनों में कवर हो सकता है, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग जितना अमाउंट कैश देने वाले दैट इज लायबिलिटी, और जो अमाउंट कैश नहीं देने वाले दैट इज इक्विटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस एनी लायबिलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड बी रीपेड इन कैश। तो अगर रिडेम्पशन पे कैश रीपे करना है तो दैट विल बी काउंटेड एज लायबिलिटी। अगर कैश नहीं देना है, इफ दैट इज कन्वर्टिबल, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी। So this one statement that you said, no forward contract in the money, it is classified as financial asset as it is a favorable contract. Favorable contract means you आगे जाके forward means you're going to get more money in the future is what you're assuming. But what if the rate goes down and you lose money? फेवरेबल इन द सेंस अगर मार्केट का रेट बढ़ गया तो भी तुम लोग को फिक्स रेट पे मिलेगा, तो इट इज ऑलवेज फेवरेबल। अगर डॉलर का रेट 75 में चला गया तो तुम लोग को 73 में ही मिलेगा, इट इज ऑलवेज फेवरेबल। So financial instruments may be a financial asset or financial liability. Its valuation will be at fair value. And how to measure the fair value? The methods are given in Ind AS 109. ठीक है, उसका मेजरमेंट कितना करना है दैट इज गिवन इन Ind AS 109. Now suppose cost of financial asset is say for example 100 and its fair value as per Ind AS 109 is say for example either 90 or suppose 105. So there would be
loss or gain on revaluation, that will be equal to loss of 10 और gain of 5. दो पॉसिबिलिटी, अगर 90 अगर उसका फेयर वैल्यू है तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10, और अगर 105 फेयर वैल्यू है तो देयर विल बी अ गेन ऑफ 5. नाउ देयर आर 3 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. फर्स्ट वन, transfer gain or loss through P&L account. Second, transfer gain or loss through other comprehensive income. Which can be reclassified to P&L account in future. Third one, transfer gain or loss to other comprehensive income which cannot be reclassified to P&L account in future. Amortize gain or loss तो ऐसे 3 ट्रीटमेंट्स इंडेक्स 109 ने दिया है. पहला ट्रीटमेंट ये है कि अगर सपोज वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों को कुछ गेन या लॉस हो रहा है, सो दैट यू कैन ट्रांसफर डायरेक्टली टू P&L अकाउंट. जनरली ये ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग वो फाइनेंशियल एसेट को बेच रहे हैं या फिर उसका कैश वगैरह रियलाइज कर रहे हैं. तो जो भी इमीडिएट हम लोग को गेन या लॉस होगा, 100 का अपना WDV था, यानी कि कॉस्ट था, कैरिंग अमाउंट था, 90 में अगर बेचा या 105 में बेचा तो इमीडिएटली जो गेन या लॉस हो रियलाइज्ड है उसको डायरेक्टली P&L में ट्रांसफर कर लो. सो दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड व्हेन financial assets are sold out. Sold or realized. Second है कि financial asset can be the gain or loss on financial asset can be recorded through other comprehensive income, OCI. OCI यानी कि reserves. OCI other comprehensive income यानी कि reserves, जैसे revaluation reserve या फिर capital reserve या कोई और reserve, उस पे तुम लोग एडजस्ट करोगे. ठीक है. अब ये जो OCI है उसका 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल है. कि अभी हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल वो असेट का कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज था और अगर सपोज हम लोग उसको 90 पे लेके जा रहे हैं, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 10 जो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया. फाइनली जब ये असेट वो हमने सेल किया, सपोज आफ्टर 1 ईयर हमने वो असेट को बेचा और तभी वो 90 में बेचा, तो वो टाइम पे जो उनको रियल में 10 रुपीज का लॉस हो गया, रियलाइज हुआ 10 का लॉस, एट दैट टाइम द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. ठीक है. मैं एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ. मेरे पास एक फाइनेंशियल असेट है, उसका कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज है
उसका फेयर वैल्यू सपोज एज्यूम करो 105, तो मैंने 5 रुपए का गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व में लिख दिया, वो असेट का वैल्यू होगा अभी 105। एक साल मैंने वो असेट मेरे पास रखा और आफ्टर 1 ईयर मैंने वो असेट को 105 में बेच दिया। ठीक है, तो मैं सिंपल एंट्री लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल असेट 105 में सेल हो गए। लेकिन ये टाइम पे अगर असेट ही नहीं रहा तो उसका जो मैंने गेन रिकॉर्ड किया था 5 रुपीज का पहले, एक साल पहले रीवैल्यू करने के टाइम पे, दैट आई विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, सो दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, यानी कि ट्रांसफर टू पीएनएल। ये टेक्निकल वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करके नहीं बोलते, रिक्लासिफाइड करके बोलते हैं। सो दैट विल बी रिक्लासिफाइड मींस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इन फ्यूचर। दूसरा ये आता है कि फॉर सर्टेन असेट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल नॉट बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट एट ऑल, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम पे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। तो सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ असेट्स, बहुत सारे असेट है और ये सभी को मैंने एक साथ मिला के रीवैल्यू किया था, एंड ओनली वन ऑफ द असेट वो मैंने सेल किया, पूरा ग्रुप सेल नहीं किया। ठीक है, तो आई विल नॉट रिक्लासिफाई माय अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि मैं उसका प्रोपोर्शनल अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करूंगा। इफ अदर असेट्स आर अवेलेबल और मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो गेन और लॉस वहां पे एडजस्ट होने वाला है, तो दिस इज अनदर ट्रीटमेंट अवेलेबल इन इंडिया, आइदर द ट्रीटमेंट कंपनी विल फॉलो। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट डायरेक्टली गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। दिस ट्रीटमेंट इज प्रेफरेबल व्हेन asset are sold immediately. If asset is not going to be sold immediately, we can transfer the gain or loss by valuing the asset at fair value, and the profit or loss will be adjusted in other comprehensive income. Now there are two possibilities. In future, when asset is sold out, that other comprehensive income will be transferred to P&L or will not be transferred to P&L. And the third one, that will be amortized. Okay, so we'll record now the gain of ₹5 and slowly and gradually, say in a period of 5 years, we'll transfer it to P&L account. तो ऐसे 3 ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है जो इंड एस ने दिया हुआ है। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये काफी टेक्निकल है, तो इस पे ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का जो नॉलेज ले लिया वो मोर देन इनफ है। ये डिस्क्लोजर पार्ट एक बार रीड करना। ये जो मैंने अभी बताया वो 109 का ट्रीटमेंट था कि वैल्यूएशन वगैरह कैसे करना है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वगैरह, ये रिक्लासिफिकेशन वगैरह जो मैंने बताया वो सब।